है गाइस व्हाट्सअप। तो यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 9 में चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और एम यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह हर रोज़ मोटिव रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है। और दूसरा क्या है कि इन पंचायतों को नियोजन, लोक लेखा निगरानी कार्यों के एकत्रित करने के लिए एकीकृत करता है। तो पहला कथन केवल एक, केवल दो, एक दो और नहीं एक और नहीं दो। देखिए, दूसरा क्या है कि यह पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। स्वराज ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों को प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत उपकरण के रूप में ई ग्राम स्वराज पोर्टल माने वेबसाइट विकसित किया गया है। और यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। यानी कि निगरानी करना, लेखा यानी कि जो लिखावट होती है वहाँ पे जो बिल वो सब करना, उसका निगरानी करना और कार्यों को एकीकृत करना। ठीक है। अब देखिए, हम बस आज देखते हैं कि पंचायती राज पूछा गया है ना। तो पंचायती राज क्या होता है। देखिए, पंचायती राज होता है लोकल सेल्फ। देखिए, पंचायती राज होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है रूरल इंडिया में, यानी कि गांव में ये होता है पंचायती राज सिस्टम। रूरल इंडिया को बेसिकली टारगेट करके बनाया गया था। कब बनाया गया था तो कि 1992 में, संविधान में संशोधन करके 1992 में बनाया गया था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी तो कि एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट पर इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और इसके 3 लेवल होते हैं। ग्राम पंचायत, देखिए ठीक से देख, एक मिनट, देखिए 3 लेवल होते हैं। लेवल 3, देखिए पहला होता है ग्राम पंचायत यानी कि जीपी ग्राम पंचायत। दूसरा होता है क्या है मंडल परिषद। और तीसरा होता है जिला पंचायत। यानी कि 3 लेवल में इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, ग्राम पंचायत, मंडल और जिला परिषद। ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। अब क्या ये भी क्वेश्चन है, क्या ये पूरे भारत में लागू होता है तो क्या नहीं। तो कहाँ ना लागू नहीं होता है। तो पहला है नागालैंड, फिर मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ऑल सब यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होता है। मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। अब बात है कि भाई ये ठीक है लागू किया गया, अब पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो पैसा फंड आएगा पहला लोकल बॉडी ग्रांट। ठीक है, लोकल बॉडी ग्रांट। अब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और लोकल बॉडी ग्रांट्स। और तीसरा क्या है सेंट्रल, ये लिखते जाना आप लोग, स्पॉन्सर्ड
स्कीम, जो सेंट्रल की स्कीम होती है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसकी ग्रांट भी आती है इसमें। और चौथा क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो 4 जगह से इसकी ग्रांट आती है। पहली क्या है, लोकल बॉडी ग्रांट्स, दूसरी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तीसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये दोनों में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, तो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में राज्य और जो स्टेट होते हैं, राज्य और जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल और राज्य दोनों का पैसा लगता है, मतलब दोनों मिलके करते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी है, तो पूरा का पूरा सेंट्रल इसमें पैसा डालता है, मतलब वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट वही करता है, उसके अंडर में आती है, तो वो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये इसका और पंचायती राज का पैसा कहाँ आ जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब पंचायती राज का पूरा समझा दिया। ये होता है स्टैटिक्स पोर्शन, आपको इसमें से स्टैटिक्स पोर्शन निकाल के भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए दोनों के दोनों कथन सही हो गए हैं। देखिए ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एकीकृत उपकरण रूप में ई ग्राम स्वराज पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है, पहला कथन सही होगा। दूसरा क्या है, यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हो गए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस मानक या मानकों के आधार पर प्लूटो ग्रह के बजाय बोना ग्रह कहा गया है। ठीक है, पहला है अपने गुरुत्व बल के कारण पिंड के आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और दूसरा क्या है कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। तो कथन 1, कथन 2, 1 और 2 नहीं, 1 और नहीं 2। ठीक है, 2 बार पढ़िएगा। देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किन मानकों के आधार पर प्लूटो को ग्रह की बजाय बोना ग्रह कहा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 बार पढ़िएगा, एक बार में तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्लूटो ग्रह को ग्रह की बजाय, प्लूटो ग्रह नहीं, प्लूटो को ग्रह की बजाय बोना ग्रह कहा गया है, तो इसके कारण क्या है, क्यों इसे बोना ग्रह कहा गया है। तो कि पहला कथन है कि अपने गुरुत्व बल के कारण पिंड का आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और दूसरा क्या है कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके, इसलिए इसको बोना ग्रह कहा गया है। अब देखिए इसमें विवरण क्या है। देखिए ग्रह निर्धारण के 3 मानक तय किए गए हैं। देखिए पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, अपने गुरुत्व बल के कारण पिंड का आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और तीसरा क्या है कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। ठीक है, ये तीनों के तीनों ग्रह निर्धारण के 3 मानक तय किए गए। तीसरे मानक के आधार पर प्लूटो को ग्रह की बजाय बोना ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। देखिए इसमें वो ठीक है, सब ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय समिति की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। देखिए, और दूसरा, प्रत्येक विधेयक को
प्रत्येक विधेयक को समितियों के परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए पहला तो क्या कहा गया कि ये रिपोर्ट, संसदीय समिति जो रिपोर्ट देती है वो बाध्यकारी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्रत्येक विधेयक समितियों के परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है। तो और कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। मतलब ये संसदीय समिति जो रिपोर्ट देती है वो बाध्यकारी होती है, नहीं होती है बाध्यकारी। क्यों नहीं होती है? देखिए संसद में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संसद में जो कार्य होते हैं उसको अच्छी तरह से संचालन हो, उसका कंट्रोल रहे, उसके लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। दूसरा क्या है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट सलाहकारी प्रकृति है, सलाह दे सकती है, बाध्यकारी नहीं हो सकती। सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट जो समिति ने दी है वो मान्य मतलब एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। और विधेयक को स्वचालित रूप से समितियों के पास परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है। यह सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है। अगर पीठासीन अधिकारी चाहे तो भेज सकता है, वरना उसका मन ना हो, मतलब वो ज़रूरी ना हो तो वो नहीं भेज सकता है और वह विधेयक को विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समिति को भेजे या नहीं वो उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि पहला ये कथन रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदमंगलम साड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि इस साड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी कि जीआई टैग। और दूसरा क्या है कि ये साड़ियाँ अपने काली धारीदार किनारों से पहचान की जाती है, मतलब ये उसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब कुछ अलग है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए जीआई टैग इसका स्टैटिक पोर्शन हो गया, तो अब तो यूपीएससी उस पर भी ध्यान दे रहा है, स्टैटिक्स पोर्शन पर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए चेदमंगलम 3 नदियों के संगम पर केरल के एर्नाकुलम के पास स्थित एक शहर है। देखिए चेदमंगलम शहर का नाम है, ठीक है। कहाँ भाई? 3 नदियों के संगम पर केरल के एर्नाकुलम के पास स्थित एक शहर है। और यह महीन सूत कटाई के लिए जाना जाता है, यानी कि सूती कपड़ा होता है उसकी कटाई के लिए यह जाना जाता है। और यहाँ की साड़ियों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि कथन एक सही हो गया। और दूसरा क्या है कि ये साड़ियाँ अपने काली धारीदार किनारों से पहचानी जाती है, और जिन्हें पुलियलकारा किनारा बॉर्डर कहते हैं। देखिए ये नाम याद रखिएगा, पुलियलकारा किनारा, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो गए। आइए अब जीआई टैग के बारे में जानते हैं। देखिए जीआई टैग कब दिया जाता है कि एक विशेष क्षेत्र में राज्य उस देश की उत्पादकता, निर्माता, व्यावसायिक समूहों की अच्छी गुणवत्ता, कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तु की बनावट के लिए दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ खास होना चाहिए। और कब लागू किया गया था कि जीआई टैग भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999 यानी कि 1999 के अनुसार दिया जाता है। तो ये आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी हो गया कवर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
फेलुदा टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कल या परसों भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहला क्या है कि यह कोरोना वायरस की जांच से संबंधित है। दूसरा है इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद और टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया है। तो बोलिए कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो और नहीं एक और नहीं दो। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने फेलुदा टेस्ट के वाणिज्यिक उत्पादन को अनुमोदन दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है। देखिए अब क्या होता क्या है, देखिए फेलुदा एक कम लागत वाला पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जिसको 30 मिनट में से कभी 30 मिनट से भी कम समय में किसी व्यक्ति में कोविड-19 सकारात्मक है या नहीं है इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और फेलुदा को वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गए वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN जनरल असेंबली द्वारा शांति दिवस की स्थापना की गई। देखिए इसका स्टैटिक पोर्शन क्या हो गया, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि वर्ष 2020 की थीम शॉपिंग पीस टुगेदर है। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए केवल एक, दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों के दोनों कथन सही हो गए। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, ठीक है। और वर्ष 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से अहिंसा और संघर्ष विराम के रूप में इस दिन को नामित किया था, ठीक है। और प्रत्येक 21 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शॉपिंग टुगेदर। ये 2020 की थीम है। 2019 की भी पूछी जा सकती है, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। 2020 की तो है शेपिंग पीस टुगेदर। और दोनों के दोनों कथन सही हो गए। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देखिए ये है जो UN के अंडर में आती है, यानी कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यानी कि UN के जो 6 अंग है उसमें से एक है। देखिए इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो वोल्कन बोज़कीर, ये इसके प्रेसिडेंट का नाम है। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है? मोस्ट ऑफली UN की जो संस्था होती है UN होती है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही होता है। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर होता है। कब फाउंड की गई थी? तो क्या 1945 में की गई थी। कितने सदस्य देश है? तो क्या 193 सदस्य इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका काम क्या है। देखिए इसका काम क्या है कि UN घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त विषय, यानी कि UN में जो चर्चा जो मतलब मुद्दे आते हैं उसके उसके प्रश्न, यानी कि जो उसकी वाद विवाद करना, उस पर विचार करना, ये संयुक्त UN असेंबली का काम है। और इसको वर्ल्ड की लघु संसद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 193 सदस्य देश इसके सदस्य है और मतलब सभी UN के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है।
तो इसके कारण इसको लघु संसद भी कहा जाता है। और दूसरा कारण क्या है, क्यों लघु संसद किया जाता है? क्योंकि सब सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं और हर साल सम्मेलन होता है इसका। और बोल सकते हैं ये एक विवाद मंच है। और भाई कौन सी भाषा, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी भाषा का क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज इसमें अलाउड है, तो कहे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांस, अरबी और स्पेन, यानी कि 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 भाषा अलाउड है। तो ये हो गया जनरल यूएन असेंबली, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य देश की उत्पादक संपत्तियों में निवेश एफपीआई है। देखिए, एफपीआई और एफडीआई का क्वेश्चन है। देखिए, वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना एफडीआई है। देखिए, बोला गया कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो आपको पता होना चाहिए कि एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। देखिए, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट और एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। वो आंसर है इसका डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। देखा है, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी निवेश जो एक देश से दूसरे देश में किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। देखिए, विदेशी निवेश की व्याख्या क्या है कि कोई भी निवेश एक देश से दूसरे देश में किया जाता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। देखिए, एफडीआई का तात्पर्य क्या है कि विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य देश की उत्पादक संपत्तियों, देखिए याद रखिएगा, उत्पादक संपत्तियों में निवेश से हैं, यानी कि एफडीआई मतलब उत्पादक संपत्तियों में निवेश। और एफपीआई का तात्पर्य क्या है कि वित्तीय परिसंपत्ति जैसे किसी अन्य देश में स्थित कंपनियों के स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना, ये होता है एफपीआई। और एफडीआई क्या है कि देश की उत्पादक संपत्तियों में निवेश करना, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन उस हिसाब से गलत हो गए हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो ये क्या होता है कि ऐसी स्थिति को दर्शाता है जब भूमि के गुण का ह्रास हो जाता है, यानी कि कम होने लगती है, गुणों का कम होना। और दूसरा क्या है कि समुचित संरक्षण और प्रबंधन की अनुपस्थिति का कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि संरक्षण और प्रबंधन अनुपस्थिति यानी कि न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो बताइए कौन सा, केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। देखिए, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है कि भूमि के गुणों का कम होना, इसलिए कथन एक सही हो गया। और दूसरा क्या है कि भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भूमि संसाधनों के गुणों का ह्रास होने लगता है, यानी कि लगातार उसका यूज़ करने से उसके गुणों का कम होने लगता है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण होने लगता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण भी भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी होती है, यानी कि प्रोडक्शन कम होता है और उससे इकोनॉमिकली भी मार पड़ती है, ठीक है। अतः कथन दो सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही कथन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सौर न्यूनतम की स्थिति में सौर धब्बों यानी कि सनस्पॉट होते हैं, सूर्य दाग की संख्या अधिकतम होती है। और दूसरा क्या है कि सौर चक्र की मध्य स्थिति में सौर अधिकतम की स्थिति होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। देखिए, 2 बार पढ़ना इसे, ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है।
देखिए इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन ए, यानी कि ये गलत है और दूसरा कथन सही है। अब देखते हैं, चर्चा कर लीजिए इसमें थोड़ी। देखिए हाल ही में सूर्य ने अपने नए चक्र सौर चक्र 25 में प्रवेश कर गया है, और जब किसी सौर चक्र के प्रारंभ में सौर धब्बों यानी कि सनस्पॉट्स की संख्या कम होती है तो यह स्थिति सौर न्यूनतम कहलाती है। अगर सनस्पॉट की संख्या कम होती है तो उसे सोलर मिनिमम कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि सौर चक्र की मध्य स्थिति में सौर यानी कि सोलर मैक्सिमम होता है। जब सूर्य चक्र मध्य स्थिति में होता है तब उसे सौर अधिकतम यानी कि सोलर मैक्सिमम होता है, और सूर्य में सौर धब्बों की संख्या सर्वाधिक होती है उस स्थिति में। ठीक है। और चक्र की समाप्ति पर सूर्य और न्यूनतम की स्थिति पर आ जाता है, यानी कि चक्र समाप्त होने पर आता है तब सूर्य सौर न्यूनतम की स्थिति पर आता है, यानी कि सोलर मिनिमम की स्थिति पर आता है, और पुनः सूर्य का एक नया चक्र शुरू होता है, यानी कि इस प्रकार कथन एक सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कि यूएपीए अनलॉफुल एक्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए गैर कानूनी गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या बोला गया है कि इस अधिनियम को 1967 में पारित कर दिया गया था, और दूसरा क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम दंड स्वरूप आजीवन कारावास दिया जाता है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम दंड स्वरूप आजीवन कारावास दिया जा सकता है, यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी जेल में मतलब बिताना, और परंतु मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल दो, एक दो और नहीं एक और नहीं दो। देखिए इसमें लॉजिक लगाकर भी आंसर दिया जा सकता है, और पूछा भी गया साथ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या ये 1961 में पारित हो गया था, और दूसरा क्या है कि इसके अधिकतम दंड में आजीवन कारावास दिया जा सकता है पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो कौन सा क्या है उपयुक्त से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है और पहला कथन सही, यानी कि 1961 में पारित किया गया था ये बात सही है। पर अब आइए दूसरा क्यों कथन गलत है। देखिए गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम एक्ट यानी 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए 1961 में पारित हो गया था, पर उसका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज़ द एम। देखिए भारत में गैर कानूनी गतिविधि समूह की रोकथाम करना है, यानी कि भारत में जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं टेररिज्म से संबंधित, ड्रग्स या फिर जो देश के खिलाफ जो प्रवृत्तियां होती है, और देखिए 1967 में पारित किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये उसका उद्देश्य है कि उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधि समूह की रोकथाम करना। और दूसरा क्या है कि यह अधिनियम केंद्र को किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, यानी कि पूर्ण की पूर्ण पावर केंद्र सरकार के पास है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि अधिकतम दंड के स्वरूप मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास दिया जा सकता है, यानी कि आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। ठीक है। इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, सही आंसर अपना बी है। ठीक है। तो बस यहीं आज के 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। तो मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद,